नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संगम काल या दक्षिण भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। अभी तक हमने लगभग 9 अलग अलग चैप्टर्स पर चर्चा की है। ये आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा प्राचीन काल के अलग अलग विषयों से या अलग अलग अध्यायों से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं 30 का दम की सीरीज में। और ये उस सीरीज का एंशिएंट वाले का अंतिम पार्ट है, यानी कि 10वां चैप्टर है ना, जिसमें हम संगम काल और दक्षिण भारत के जो इंपॉर्टेंट राजवंश है हम उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और सीधे चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। यहां पुनः आपके समक्ष बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चंस यहां पर समाहित किए जा सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, प्रथम संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी। द फर्स्ट संगम वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सेज अगस्त्य। क्या प्रथम संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने करी थी। ठीक है, यह स्टेटमेंट देखते हैं आगे, सही है, आगे देखते हैं। तीसरे संगम की रचनाएं आज भी उपलब्ध है और तोलकापियम तीसरे संगम में लिखा गया था। अब देखिए, पहला जो संगम है, संगम का मतलब समझिए आप पहले तो, अगर आपको नहीं पता होगा, संगम मतलब तमिल कवियों की बैठक। जो तमिल पोएट्स थे, तमिल पोएट्स, उनकी बैठक हुई और तमिल काव्यों का संग्रहण करने के लिए या उसको कंपाइल करने के लिए प्राचीन काल में 3 बार संगम का आयोजन हुआ। इसका डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि 300 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के बीच में ये संगम हुए थे 3 बार। पहला संगम हुआ था मदुरै में, मदुरै, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा पुनः मदुरै में। पुनः कहां पर, मदुरै। ठीक, इसमें ऋषि अगस्त्य थे अध्यक्ष, अगस्त्य। कपाटपुरम में उनके शिष्य तुलका पियर और मदुरै में नकीरर। कौन थे, नकीरर। तो ये 3 अलग अलग संगम, 3 अलग अलग अध्यक्ष। पहले में अगस्त्य, दूसरे में तुलका पियर और तीसरे में नकीरर। ठीक है, ऋषि अगस्त्य ये उत्तर भारत के कौन थे, बहुत बड़े संत थे उत्तर भारत के। और ऐसी एक किंवदंती है जिससे पता चलता है कि ये उत्तर भारत से आर्य सभ्यता को प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत गए और इनको आदेश दिया भगवान शिव ने। ये एक दंत कथा कह सकते हो। भगवान शिव ने इनको परमिट किया कि एक तमिल सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता का विस्तार होगी और इसका बाद इसका एक नया भाषा भी होगा तमिल, तो इसको आपको साउथ में जाकर के इसका प्रचार करना है। तो पहली बार तमिल भाषा जो थी शिवजी ने ऋषि अगस्त्य को सुनाई, ऐसा माना जाता है। और ये ऋषि अगस्त्य उसी को लेकर के कहां गए, दक्षिण भारत। एक कथा यह भी आती है कि दक्षिण भारत जाते समय उन्हें एक पर्वत लांघना पड़ा जिसका नाम है विंध्याचल। अब विंध्याचल को आप देखोगे तो भारत के बीचों बीच पड़ता है, जो उत्तर और दक्षिण के बीच का एक दीवार माना जाता है। तो दक्षिण को उत्तर से अलग करने वाला पर्वत है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन रेंज। और ऐसा एक कथा मिलता है एक लीजेंड के हिसाब से, जब वो विंध्याचल पर्वत क्रॉस कर रहे थे तो विंध्याचल पर्वत को एक मस्ती सूझी, या एक क्या बोलना चाहिए, शरारत सूझी, और उन्होंने ऋषि अगस्त्य के ऊपर चढ़ने के दौरान अपना कद, अपना हाइट ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया। इधर
ऋषि अगस्त्य चढ़ते जाते पर्वत के ऊपर, और वो पर्वत जो है विंध्याचल, वो अपना हाइट धीरे धीरे और बढ़ाता चला जाता। इस कंडीशन में जब पता चला ऋषि अगस्त्य को कि मेरे साथ खेल खेल रहा है, तो ऋषि अगस्त्य ने क्रोधित होकर के उसे श्राप दिया कि तुम्हारा कद जो है वो जमीन पे चढ़ जाएगा, या फिर तुम जमींदोज हो जाओगे। तो इससे डर गया विंध्याचल, और विंध्याचल ने डर करके उनके सामने प्रकट हुआ और माफी मांगी और कहा कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, फलाना फलाना चीजें। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम्हारा जो कद है वो हाइट वो कम होना नहीं रुकेगा, ये तभी रुकेगा जब मैं साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आ जाऊंगा। और आप देखेंगे कि साउथ से नॉर्थ वापस ऋषि अगस्त्य आए ही नहीं, वहीं रह गए हमेशा के लिए, वहीं उनका देहावसान हुआ होगा। हालांकि इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो वापस नहीं आए। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो विंध्याचल पर्वत है उसका हाइट अभी भी धीरे धीरे कम हो ही रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक, हालांकि ये किंवदंतियां हैं, लेकिन अगर आप साइंस में भी देखोगे तो विंध्याचल का कद धीरे धीरे से कम हो रहा है, ये आपको मिलेगा, जिसका वैज्ञानिक उल्लेख अलग है, लेकिन यहाँ पर एक लीजेंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला स्टेटमेंट तो हमने देख लिया पूरा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरे संगम की रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं। क्या तीसरे संगम की उपलब्ध है रचनाएं? बिल्कुल उपलब्ध है। पहले की कोई उपलब्ध नहीं है, दूसरे का सिर्फ तोल्काप्पियम एक ग्रंथ था वो उपलब्ध है, और तीसरे के लगभग बहुत सारे उपलब्ध हमारे पास हैं। तीसरा है तोल्काप्पियम तीसरे संगम में लिखा गया। तो तोल्काप्पियम जो लिखा गया था वो सेकंड संगम में लिखा गया था, ना कि तीसरे संगम में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो हमारे पास एक और दो ऑप्शन में है, तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा केवल एक। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर है ए, एक और दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दो स्टेटमेंट है, अगेन आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। चेर शासक सेनगुट्टुवन को लाल चेर भी कहा जाता था। द चेरा रूलर सेनगुट्टुवन इज ऑल्सो नोन एज रेड चेरा, या इसको लाल चेर कहना ज्यादा सही होगा, रेड की जगह पर लाल, क्योंकि लाल का मतलब होता है महान, महान चेर शासक, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, उसने पत्नी संप्रदाय की स्थापना करी थी। ही फाउंडेड दी पत्नी सेक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पत्नी संप्रदाय क्या था, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे किसी और क्वेश्चन में अगर आएगा तो। फिलहाल यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहां पर अगेन दो क्वेश्चन आपके पास है, दो स्टेटमेंट, आपको उसको पढ़ करके बताना है कि सही कौन सा है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज संगम लिटरेचर वॉज मेनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, और सेकंड है द वॉर स्टोरी इज इंक्लूडेड इन द अगम कैटेगरी ऑफ संगम लिटरेचर। तो पहला स्टेटमेंट संगम साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि संगम साहित्य को कंपाइल ही किया गया था तमिल में, और ये तमिल भाषा का ही संगम था, तो तमिल ही इसकी भाषा होगी, तो संस्कृत तो हो नहीं सकती, तो गलत है। दूसरा, संगम साहित्य की अगम श्रेणी में युद्ध कथा सम्मिलित होती है। अब देखिए संगम साहित्य को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अगम और पुरम। अगम जो है वो बेसिकली घर गृहस्थी, प्रशासन या प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, और पुरम जो है इसमें मेनली युद्ध संबंधी रचनाएं हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि संगम साहित्य की अगम श्रेणी में युद्ध कथा सम्मिलित होती है, यह भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो कोई नहीं इनमें से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या लेना है? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा चौथे सवाल में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है सिलप्पाधिकारम को तमिल का इलियड कहा जाता है, और सिलप्पाधिकारम इज कॉल्ड द इलियड ऑफ तमिल,
और सेकंड है दी मणिमेखले इपिक हैज बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, मणिमेखले महाकाव्य बौद्ध प्रभाव से युक्त है। पहला स्टेटमेंट सिलप्पाधिकारम, जिसके रचनाकार है इलंगो अदिगल, ठीक, और ये तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। अभी इलियड का मतलब क्या है? ग्रीक लिटरेचर में एक राइटर हुए होमर, और ये जो होमर थे उन्हें ग्रीक लिटरेचर का जनक कहा जाता है, ठीक है, या आदि कवि कहा जाता है इनको, आदि कवि किसको? होमर को। और उसी की रचना क्या है? इलियड उसी की रचना है, ठीक। और सिलप्पाधिकारम को भी तमिल साहित्य का इलियड कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट है मणिमेखले महाकाव्य बौद्ध प्रभाव से युक्त है। मणिमेखले महाकाव्य में जो मणिमेखले थी, इनकी हीरोइन या इनकी जो मेन कैरेक्टर थी, ये हीरोइन थी इसकी मणिमेखले, ठीक। अब मणिमेखले बेसिकली अंत में बौद्ध धर्म अपना लेती है, तो क्या बौद्ध प्रभाव मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर क्या आएगा? सी, दोनों सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और निम्न में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है द कैपिटल ऑफ द चोलास वर तंजाउर, चोलों की राजधानी तंजौर थी। दूसरा, करिकाल चोल ने बेन्नी युद्ध में पांड्य चेर संयुक्त सेना को हराया। करिकाल चोला डिफीटेड द कंबाइंड पांड्य चेरा आर्मी इन द बैटल ऑफ बेन्नी। और चोल काल में मंदिर प्रशासन स्थानीय सभा द्वारा नियंत्रित होती थी। अब यहां पर इनकी राजधानी तो तंजौर थी, या कहीं कहीं पे तंजौर मिलेगा, तंजौर, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पांड्य और चेर की संयुक्त सेना को इसने हराया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है चोल काल में मंदिर प्रशासन स्थानीय सभा द्वारा नियंत्रित किया जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर अलग अलग सभाओं का निर्धारण करते थे, उनको अलग अलग जमीन दान में दी जाती थी, जिससे इनका नियंत्रण होता था। ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन नंबर 6 को। एक तरफ महाकाव्य है और उसके सब्जेक्ट है दूसरी तरफ। सिलप्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, कुंडलकेशी। सिलप्पाधिकारम हमको क्या मिलाना है इसमें से? कोवलन और कणगी की प्रेम कथा। आगे इस पे बात करते हैं। सिलप्पाधिकारम कहां जुड़ेगा? कोवलन कणगी की प्रेम कथा, मैं आगे आपको बताता हूं। मणिमेखले ये है कोवलन और माधवी की पुत्री की कथा। जीवक चिंतामणि ये है जैन ग्रंथ और उसमें 8 विवाहों का ग्रंथ। और कुंडलकेशी प्रेम विवाह, हत्या और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सिलप्पाधिकारम का ए का है 3, बी का है 2, सी आएगा ए के साथ और डी जाएगा 4 के साथ। तो 3 2 1 4 कहीं दिख रहा है क्या? 3 2 1 4, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, एक कथा शुरुआत होती है कहां से? सिलप्पाधिकारम से। सिलप्पाधिकारम जिसके राइटर को मैंने आपको नाम बताया था, तो वो ध्यान रखेंगे। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट लोगों की कहानी है। पहला कोवलन और दूसरी उसकी वाइफ कणगी। कोवलन बहुत बड़ा व्यापारी घर से बिलोंग करता था
और कणगी भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती थी, दोनों बहुत रईस थे। दोनों की शादी होती है, कोवलन और कणगी की। कोवलन और कणगी की शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोवलन की लाइफ में एक महिला की एंट्री होती है जिसका नाम होता है माधवी। और माधवी से उसको अनैतिक तरीके से प्रेम हो जाता है कोवलन को। धीरे धीरे माधवी जो है वो कोवलन को अपने जाल में फंसा लेती है, पूर्णतः अपने मुट्ठी में कर लेती है। और माधवी और कोवलन की जब नजदीकियां बढ़ती है तो कणगी जो बेचारी दूर हो जाती है। धीरे से होता यह है कि माधवी कोवलन को अपने प्यार में फंसा करके पूरा का पूरा उसकी संपत्ति जायदाद हड़प लेती है। और एक दिन ऐसा आता है कि कोवलन को वो धक्के मारकर उसी के घर से भगा देती है। और इधर ये बेघर होता है और वापस इसको अपनी वाइफ की याद आती है अब जब ठोकर खाता है, और वापस जाता है किसके पास, कणगी के पास। और कणगी सब उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद फिर दोनों की कहानी स्टार्ट होती है कि हम आगे नया व्यापार करेंगे। और फिर दिक्कत ये होती है कि व्यापार के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पैसा इनके पास होता नहीं है। तो कणगी क्या करती है, अपना नुपुर यानी कि इनका पायल, एंकलेट, वो देती है कोवलन को बेचने के लिए। सिर्फ एक पायल, दूसरा नहीं, जोड़ा में से केवल एक पायल। और वो एक पायल लेकर के जो है उसको बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी, जहां पर वो बेचने जाता है उस राज्य में उस राजा के पत्नी के पास भी सेम पायल होता है और वो चोरी हो जाता है। और इसीलिए उस राज्य में ढिंढोरा चल रहा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पायल को चोरों को ला करके देगा तो उसको हम इनाम देंगे। और यहाँ पर ये कोवलन जो है बेचारा बेचने निकला होता है, इसकी किस्मत खराब होती, फंस जाता है बेचारा, और इसको राजा के द्वारा बेमतलब का सजा मिल जाता है। अब सजा तो वैसे बेमतलब मिलता नहीं है, लेकिन हाँ, इसके पुराने पापों कर्मों का नतीजा था कि इसको बाद में सजा मिलती है। इधर कणगी राह देखती है कि मेरा पति आएगा, वो आता ही नहीं है। आखिर में जाकर के ये क्या करती है, राजा को चैलेंज करती है कि आपने मेरे पति को जो है गलत सजा दी है, क्योंकि मेरे पास उसका सबूत है, दूसरा पायल मेरे पास आज भी मौजूद है और आपकी पत्नी का एक ही पायल चोरी हुआ था। तो यहाँ पर फिर राजा को गिल्टी होती है। राजा जो चेर राजा था वो उसकी मौत हो जाती है इसी दर्द में कि मैंने किसी व्यक्ति को जो है सजा सुना दी जो कि बेकसूर था। और वो सारी चीजें होती है। उसके बाद कणगी जो है वो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ये लंबी कहानी है। फिर कोवलन की मतलब ये तो मर जाता है, कणगी भी मर जाती है। बस्ती कौन है, माधवी। और माधवी से एक पुत्री प्राप्त करता था कोवलन, जिसका नाम था मणि मैखले। तो ये जो कहानी है किसकी, सिलप्पाधिकारम की, वो किसकी कहानी है, कोवलन, कणगी और माधवी की। और जहां पर सिलप्पाधिकारम की कहानी खत्म होती है वहीं से मणि मैखले की कहानी शुरुआत हो जाती है। तो फिलहाल मणि मैखले की कहानी अपन कभी और देखेंगे। और यहाँ पर आंसर के रूप में ध्यान रखिएगा ये सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सी इसमें आंसर आपको लेना है। ये भी एक प्रेम गाथा था, कुंडलकेशी है ना करके एक महाकाव्य है, वो भी एक प्रेम गाथा है जिसमें एक पति पत्नी होते हैं, आपस में उनकी लड़ाई होती है। पति जो है पत्नी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन पत्नी पति को मार देती है। और उसके बाद फिर पत्नी को ये गिल्टी होती है कि मैंने अपने पति को मार दिया, और फिर वो बौद्ध भिक्षु बन जाती है, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी कहानी। जीवक चिंतामणि एक जैन संत की कहानी है, जीवक चिंतामणि, जिसमें राजा होता है जीवक नाम से, और वो जितने बार भी विवाह करता है उतने बार, जितने बार वो युद्ध करता है और जीतता है उतने बार उसको विवाह करना पड़ता है। और विवाह कर करके उसकी 8 विवाह हो जाता है। और अंत में उसको समझ आता है कि यार विवाह करने से कोई सुख नहीं है, और आपसी कलह में बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद अंततः इसको जैन संत बनना पड़ जाता है। तो ये सब कहानी है। तो फिलहाल सी ऑप्शन में है, सही है। आगे अपन कभी और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक तरफ है संगम के बारे में और उसका स्थान के बारे में। तो सिंपल है, प्रथम संगम मदुरै में, द्वितीय संगम कपाटपुरम में, और तृतीय संगम थेना मदुरै, जो कि मदुरै का ही पार्ट था। तो सिंपल है, ए बी सी तीनों आपस में जुड़ा हुआ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, ये भी जोड़ी मिला वाला क्वेश्चन है। एक तरफ रूलर्स के नाम है और उनके अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग। देखिए, कुलोतुंग वह शासक था जिसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। राजेंद्र प्रथम विजयालय तंजौर को राजधानी बनाया था। राजराज प्रथम
वेदेश्वर मंदिर का संस्थापक और राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना। ये जगह का नाम था ना, गंगैकोंड चोलपुरम। तो ए का हो जाता है 4, राजराज फर्स्ट 2 3 1, 4 2 3 1 कहीं है, 4 2 3 1 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मिला लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट है 2 जिसमें आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट है द हिस्ट्री ऑफ द संगम मीटिंग्स इज बेस्ड solely on Tamil legends, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज ऑफन एब्सेंट। संगम सभाओं की ऐतिहासिकता केवल तमिल किंवदंतियों पर आधारित है, पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः अनुपलब्ध है। और दूसरा है प्रथम संगम की रचनाएं आज भी सुरक्षित है। अब देखिए, हमको ये तो पता है कि प्रथम संगम की रचनाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ऑलरेडी। दूसरा क्या, मतलब पहला क्या है, संगम सभाओं की ऐतिहासिकता केवल तमिल किंवदंतियों पर आधारित है, पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः अनुपलब्ध है। ये स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है, क्योंकि तमिल कवियों की जो संगम थी उसका एक्चुअल डेट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वो 10-10 हजार साल तक वो संगम चले हैं, 10-10 हजार साल तक, जो कि आर्कियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं लगता, ना ही उसको कोई एविडेंस अवेलेबल है। जो अवेलेबल है वो उनके बुक्स वगैरह हैं और कहानियां किंवदंतियां हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपके समक्ष 3 सवाल है, 3 प्रश्न है या 3 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान से पढ़िएगा। कथन 1, संगम साहित्य में अगम श्रेणी प्रेम, स्त्री की मनोदशा और आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। 2, पुरम श्रेणी में युद्ध, वीरता, नीति और समाज की बाह्य गतिविधियां वर्णित है। 3, अगम साहित्य में वीर रस प्रमुख है। अब देखिए, अभी हमने चर्चा करी थी कि संगम साहित्य में जो अगम श्रेणी होती है, द अगम कैटेगरी इन संगम लिटरेचर डील्स विद लव, वुमेन्स मूड एंड इनर फीलिंग्स। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? सही है, प्रेम प्रधान है, भावनाओं से संबंधित है, मानवीय भावनाओं से संबंधित है। और पुरम, द पुरम कैटेगरी डिस्क्राइब वॉर, ब्रेवरी, पॉलिसी एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगम साहित्य में वीर रस प्रधान है। अब अगम साहित्य में तो प्रेम रस है, तो वीर रस तो हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आंसर लेना है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन यहां पर स्टेटमेंट है, आपको पढ़ना है और सही आंसर सेलेक्ट करना है। पढ़िए, चोल शासन में उत्तमेरुर अभिलेख स्थानीय स्वशासन के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। The Uttamerur inscription provides solid evidence of local self-government during the Chola rule। और सेकंड है, इस अभिलेख में वर्णित पंचायत प्रणाली मुख्यतः वंशानुगत नियुक्तियों पर आधारित थी। The पंचायत सिस्टम described in the inscription was mainly based on the hereditary appointments। तो क्या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है, चोल शासन में उत्तमेरुर, ये जो अभिलेख है उत्तमेरुर अभिलेख, ये है चोल शासक परांतक प्रथम का, चोल शासक परांतक प्रथम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस देता है किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो स्थानीय स्वशासन ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। स्थानीय प्रशासन और अदर एडमिनिस्ट्रेशन सबके बारे में बहुत सटीक जानकारी देने वाला जो स्रोत है वो है उत्तमेरुर अभिलेख। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस अभिलेख में वर्णित पंचायत प्रणाली मुख्यतः वंशानुगत नियुक्ति पर आधारित थी, बिल्कुल गलत। इस समय जो पंचायतें होती थी, जैसे उर, सभा एक्सेट्रा, ये सारे जो है इलेक्शन या अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर किए जाते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो केवल एक इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का आंसर है केवल एक सही। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ध्यान से पढ़िएगा। अगेन यहां पर क्या है, जोड़ी मिलाओ में क्वेश्चन है। एक तरफ लिस्ट है बुक की और एक तरफ है उससे संबंधित जो तथ्य है। जीवक चिंतामणि, कुंडलकेशी, मणिमैखले, सिलप्पाधिकारम, 3-4 यहां पर बुक के नाम है, आपको जोड़ना है कहां कहां से कौन कौन सा जुड़ा है। जीवक चिंतामणि एक जैन ग्रंथ है, कुंडलकेशी एक बौद्धिस्ट ग्रंथ है, मणिमैखले के राइटर है शीतलय सतनार, और सिलप्पाधिकारम इस लिटरेचर के नाम का मतलब ही क्या था, हमने बताया नूपुर की कहानी, एंकलेट ऑफ एन स्टोरी ऑफ एन एंकलेट। तो यहां पर ए का है 2, बी जुड़ रहा है 3 के साथ, सी जाएगा 1 के साथ और डी जाएगा 4 के साथ। ठीक, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द संगम पीरियड। संगम कालीन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, रोमनों के साथ समुद्री व्यापार मुख्यतः पांड्य और चेर शासकों के बंदरगाह से होता था। Sea trade with the Romans was mainly carried out through the port of the Pandyas and Chera rulers. तो ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पांड्य चेर रूलर के साथ जो बंदरगाह थे, जैसे मुजरिश एक बहुत फेमस बंदरगाह था, है ना, तो वहां पर ये सी रूट से ट्रेड होता था। दूसरा, अशोक के अभिलेखों में संगम राज्यों का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, अशोक के अभिलेखों में जो उसका दूसरा अभिलेख है, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, बृहद शिलालेख, उसमें 4 संगमकालीन राज्यों का वर्णन है। कितने? 4। कौन कौन सा? चेर, चोल, पांड्य और सत्य पुत्र। और इसमें से जो चेर राजवंश है, ये चेर राजवंश केरल पुत्र के नाम से वर्णित है। किस नाम से? केरल पुत्र के नाम से। तो केरल पुत्र चेर के नाम से वर्णित है, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, इन 4 राज्यों का वर्णन है। तो यह स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। राज्यों का उल्लेख नहीं है बोल रहा है, इनकरेक्ट है। और तीसरा, पत्तिनम और मुजरिस जैसे बंदरगाह व्यापार का केंद्र थे। पोर्ट्स लाइक पत्तिनम एंड मुजरिस वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो 1 और 3 केवल सही है और दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या लेना है? 1 और 3 सही, यानी कि बी। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं आगे। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14। What is the historical importance of संगम लिटरेचर? संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? ठीक, पहला है डिस्क्राइब ओनली मैथोलॉजिकल इवेंट्स, इसमें केवल पौराणिक घटनाओं का वर्णन है। इट फोकस ऑन दी डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, यह उत्तर भारत के राजवंशों पर केंद्रित है। सी, इट गिव्स एन authentic description of the contemporary social politics and economic condition of South India, और डी, यह केवल स्त्री पात्रों पर केंद्रित है। अब यहां पर ऐतिहासिक महत्व किस कारण है पूछ रहा है कि कोई एक इसमें से सही होगा। तो पौराणिक घटनाओं पर केंद्रित है, उत्तर भारत के राजवंशों पर केंद्रित है। देखिए, इसमें पुरानी घटनाएं तो नहीं है, इसमें उस समय के घटनाओं का वर्णन है और बहुत सारे छोटे मोटे घटनाएं भी है। तो पौराणिक घटना तो नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। यह उत्तर भारत के राजवंशों पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत, ये तो दक्षिण भारत के राजवंशों पर केंद्रित है। दक्षिण भारत के तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा का प्रमाणिक वर्णन है, बिल्कुल सही। और यह केवल स्त्री पात्र नहीं, इसमें पुरुष स्त्री दोनों पात्रों का वर्णन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब यहां पर आपको इनकरेक्टली मैच है वो देखना है, गलत सुमेलित बताना है। इलंगो आदिगल सिलप्पादिकारम सही है, तो तुलक्का पियर जीवक चिंतामणि, शीतला सतनार मणि मैकले ये सही है, नाथ कुंथनार कंडल केशी ये भी सही है। तो क्या गलत है? तुलक्का पियर। तो तुलक्का पियर तो एक तमिल व्याकरण है, हमको पता है, तमिल ग्रामर व्याकरण, और इसके राइटर कौन है? तुलक्कापियम। तुलक्कापियम है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट, तो ये वाला बी जो है गलत है, तो गलत पूछा है तो बी वाला गलत हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ब्रह्मदेह, देवदान और शाला भोग शब्द क्रमशः किससे संबंधित है? द वर्ड ब्रह्मदेय, देवदान एंड शाला भोग आर रिलेटेड टू व्हाट रिस्पेक्टिवली? राजकुल के अलग अलग अधिकार क्षेत्र, भिक्षुक योद्धाओं और किसानों को दी गई उपाधियां, धार्मिक उद्देश्य से प्रदत्त भूमि श्रेणियां और मंदिरों में सेवकों के लिए निर्धारण प्रणाली। अब देखिए, ब्रह्मदेह ये बेसिकली ब्राह्मण को दी जाने वाली जमीन होती थी या दान में दी जाने वाली जमीन, जिसको तनयूर भी कहा जाता था, तनयूर। देवदान ये मंदिर या देवालय में दी जाने वाली जमीन थी दान के रूप में। शाला भोग ये पाठशालाओं को दी जाने वाली जमीन थी, जहां वहां का खर्चा चलाने के लिए। तो बेसिकली ये धार्मिक उद्देश्य वाला सही है। मंदिरों में सेवकों के लिए निर्धारण प्रणाली, ये भी गलत है, तो ए बी डी गलत है, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या है? सी, कैटेगरीज ऑफ लैंड ग्रांटेड फॉर रिलीजियस पर्पस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है? संगमकालीन महिला पात्रों की भूमिका के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संगम साहित्य की अगम श्रेणी में महिलाओं की संवेदनाओं का सूक्ष्म वर्णन है। The अगम कैटेगरी ऑफ संगम लिटरेचर कंटेन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीलिंग ऑफ वुमन। तो हमने ये स्टेटमेंट पहले भी पढ़ रखा है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें समय खराब नहीं करेंगे। दूसरा, शिलप्पाधिकारम में कणगी ने सामाजिक न्याय हेतु राजा को चुनौती दी थी। तो ये स्टेटमेंट हमने कहानी में पढ़ा था, उसने चुनौती दी थी, तो ये सही है। तो इन शिलप्पाधिकारम कणगी चैलेंज्ड द किंग ऑफ सोशल जस्टिस, किंग फॉर सोशल जस्टिस, स्टेटमेंट करेक्ट है। और संगम काल में महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। देखिए, साउथ इंडिया में महिलाओं का स्थिति ठीक था उत्तर भारतीयों से, और उसमें आपको उल्लेख भी मिलेगा कि उनको प्रशासन में मौका दिया जाता था। लेकिन ये संगम काल में नहीं, संगम काल के बाद इसका उल्लेख ज्यादा मिलता है। संगम काल में ऐसा उल्लेख का मतलब एक प्रकार से अभाव है। तो यहां पर कोई स्पष्ट हमारे पास सोर्स नहीं है इस वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, तो यहां पर केवल 1 और 2 करेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेड विथ रोम ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम काल में रोम के साथ व्यापार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, रोमनों ने मुजरिस में अगस्टस का मंदिर बनवाया था। द रोमन्स बिल्ट द टेम्पल ऑफ अगस्टस एट मुजरिस, स्टेटमेंट सही है, वहां पर तो बनाया गया था। ठीक है, आपको इसके मंदिर तमिलनाडु में मिल जाएंगे, इसके अलावा पौंडीचेरी में भी मिल जाते हैं, पौंडीचेरी। तो स्टेटमेंट तो सही है। बी, संगम राजाओं ने रोमन वस्त्र और सिक्के अपनाए थे। आगे बढ़ते हैं। सी, समुद्री व्यापार में मुख्यतः घोड़ों का आयात और कपड़े का निर्यात होता था। और डी,
अशोक के अभिलेखों में रोम के साथ व्यापार का स्पष्ट विवरण है। देखिए यहाँ पर समुद्री व्यापार में प्रमुख मुख्यतः घोड़ों का आयात और निर्यात होता था और कपड़े का निर्यात होता था। स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये यहाँ पर ट्रेड इस प्रकार से होता था। संगम राजाओं ने रोमन वस्त्र और सिक्के अपनाए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि वहां पर वो यूज किए जाते थे। और अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से या अशोक के अभिलेखों में रोमन के साथ व्यापार का स्पष्ट विवरण है। तो इन संगम काल के राजाओं का विवरण तो है, लेकिन ऐसा रोमनों के साथ व्यापार का जिक्र अशोक के अभिलेख में तो नहीं है। तो आपको बताना है कथन सही नहीं है, तो डी सिर्फ कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। संगम युग की राजनीतिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी असत्य है? Which of the following features of the political structure of the संगम पीरियड is false? अब इसमें से आपको क्या बताना है, कौन सी असत्य है, फॉल्स बताना है। पहला, पांड्य शासकों की राजधानी प्रारंभ में कोरकाई थी। ठीक, बिल्कुल सही। द कैपिटल ऑफ द पांड्य रूलर्स वॉज इनिशियली कोरकाई। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है। कोरकाई कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। इसके बाद चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। द एम्बलम ऑफ द चेर रूलर वॉज बो, करेक्ट है। सी, चोल शासक युद्ध में पराजय को धार्मिक अभिशाप मानते थे। द चोला रूलर कंसिडर डिफीट इन वॉर अ रिलीजियस कर्स। वैसे तो इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं मिला है, आगे पढ़ लेते। करिकाल चोल के समय पर बेन्नी का युद्ध हुआ था। द बैटल ऑफ बेन्नी टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ करिकाल चोल। तो चोल के समय पर ये जो चोल शासक करिकाल था, बेन्नी के युद्ध में शामिल था, जिसमें इसने चेर और पांड्य राज्यों की संयुक्त सेनाओं को हराया था। तो यहां पर एक सही है, बी सही है, डी सही है, सी इनकरेक्ट है। और हमें क्या देखना है? असत्य देखना है, तो सी वाला ही हमारे लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़िएगा ध्यान से, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है तो छोटा क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का प्रतिनिधि उदाहरण नहीं है? Which of the following temples is not a representative example of Chola architect? बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, गंगई चोलपुरम मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। अब देखिए इनमें से 3 मंदिर जो है चोल काल के हैं, बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। यह है राजराज फर्स्ट का, यह है राजेंद्र का, राजेंद्र चोल का। ठीक, गंगई कोंड चोलपुरम। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांड्य राज्यों के समय पर बनाई गई थी। किसके समय पर? पांड्य राजवंश के समय पर। आपको क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम आपके लिए कि मीनाक्षी मंदिर की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, ये आपको बताना है। पांड्य राज्य तो सही है, लेकिन आपको बताना है कि राजा का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर क्या लेना है? डी, मीनाक्षी मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर इज फॉल्स? तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, पहला स्टेटमेंट, यह चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इट इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्ट। क्या यह चोल कला का एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल सही। दूसरा, यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। इट इज मेड एंटायरली ऑफ ग्रेनाइट, बिल्कुल सही। तीसरा, इसमें मुख्य गोपुरम पिरामिडीय शैली में है, बिल्कुल सही, पिरामिड के आकार का है। और तीसरा डी, इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे लिए आंसर तो यही सही हो जाएगा 2003 में। 1987 के आसपास इसको डिक्लेयर किया गया था एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में।
चोल वास्तुकला का एग्जाम्पल है, सही है, यह पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना है। अद्भुत बात यह है कि जहां पर यह मंदिर बना है वहां पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आपको कहीं पे भी ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य गोपुरम पिरामिड के शैली में है। पिरामिड का मतलब ये एक के ऊपर एक जो पिरामिड शैली होती है वो। तो स्टेटमेंट 3 सही है, डी वाला जो है गलत है। तो संबंधित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो हमारे लिए डी सत्य नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या है, डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, शेन गुट्टुवन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर टू सेंड एन एनवॉय टू चाइना। सेन गुट्टुवन को चीन में दूत भेजने वाला प्रथम दक्षिण भारतीय शासक माना जाता है। दूसरा, वह पत्नी संप्रदाय से संबंधित था। और तीसरा, उसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अब देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है शेन गुट्टुवन वाला, वो कभी कभी सही लिया जाता है, कभी कभी गलत भी लिया जाता है। क्योंकि जब अपन सर्च करते हैं कि पहला राजा कौन था जिसने दक्षिण भारत से चीन में अपना प्रतिनिधि भेजा था, तो उसमें राज का नाम आता है कि नहीं। तो यहां पर स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो गलत है। जो शेन गुट्टुवन के बारे में ऐसा जानकारी, हाँ, लेकिन किसी किसी साक्ष्य में मिलता भी है कि इसको लिया जाता है, मतलब इसने जो है चाइना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। तो आगे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, अगर दोनों होगा तो ले लेंगे। वह पत्नी संप्रदाय से संबंधित था, बिल्कुल सही। शेन गुट्टुवन ने क्या स्टार्ट करा था, पत्नी संप्रदाय। किससे प्रभावित होकर के, वही कणगी वाली कहानी। तो कणगी से प्रभावित होकर के उसने पत्नी संप्रदाय शुरू किया था और उसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो ये तो गलत है। एक राजा का नाम मिलता है महाभोज उदयनजेरल। महाभोज उदयनजेरल। महाभोज उदयनजेरल ने भाग लिया था, और वो भाग भी नहीं लिया था, इसने महाभारत के लोगों को या उनके योद्धाओं को खाना खिलाने का काम करा था। तो ये तो नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर 1 और 2 होगा तो ले लेंगे अपन। तो यहां पर 1 और 2 ऑप्शन में है, तो करेक्ट यही ले लेते हैं। तो ये वाला अपन सही मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम 1 और 2 दोनों सही ले रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. What was the smallest unit of Chola administration and under whom did it function? चोला प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी और किसके अधीन कार्य करती थी? मंडलम, मंडलेश्वर, कोट्टम, पेरुंदरम, ग्राम उरसभा नगरम, नाडु, नाडुगढ़ी। नाडुगढ़ी नहीं है, एक्चुअल में नाडु वगई है ये, नाडु वगई। ठीक, तो मंडलम तो सबसे बड़ी थी, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, उसका अधिकारी मंडलेश्वर होता था। कोट्टम जिला के हिसाब से था, जिला जैसा था। ठीक है, कोट्टम के नीचे आता था नाडु, और सबसे नीचे आता था ग्राम, जिसमें अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी, उर, सभा, नगरम एक्सेट्रा। ठीक, नगरम जो थी वो व्यापारियों की सभा थी। सभा ये ब्राह्मणों की सभा होती थी, और उर ये आम ग्राम पंचायत जैसे होती थी। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या थी, ग्राम। इसको उर भी कहा जाता था, उर या ग्राम। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे छोटी इकाई सी, ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, चोलों की झील किस जल निकाय को कहा गया और क्यों? Which water body was called the Lake of the Cholas and why? एक पर्टिकुलर जगह जिसको चोलों की झील कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 राज्य है ना, ये वाले राज्य जो संगम काल के हैं, इस साइड पर एक बड़ा साम्राज्य मिलेगा आपको, किसका? ये चोल राजवंश। ये इलाका आपको मिलेगा केरल पुत्र यानी कि
चेर राजवंश। और ये बीच वाला हिस्सा आपको मिलेगा पांड्यों का। ठीक, अब चोल चूंकि यहां पे थे और ये एरिया जो है पूरा कौन सी वाटर बॉडी है? बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो चोलों की पावर इस एरिया में इतनी ज्यादा थी, उनकी नौ सैनिक शक्ति बहुत अल्टीमेट थी, उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए बे ऑफ बंगाल में उनके राज करने के कारण बे ऑफ बंगाल को ही क्या कहते थे? चोलों की झील कहा गया, लेक ऑफ चोलास। ठीक है, ऑप्शन में भी है। तो बंगाल की खाड़ी चोलों की समुद्र शक्ति के कारण, पेरियार नदी तटीय प्रशासन हेतु, पंपा नदी नौसैनिक, बिल्कुल नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी चोलों की समुद्री शक्ति के कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल सिस्टम एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम संगम लिटरेचर। संगम साहित्य से प्राप्त सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन से कथन आपको बताना है कि सही है? पहला स्टेटमेंट है, संगम युग में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित थी। The caste system in the Sangam era was divided into Brahmins, Kshatriyas, Vaishya and Shudras। और दूसरा स्टेटमेंट है, समाज में कुलीनता का निर्धारण मुख्यतः भूमि स्वामित्व और युद्ध कौशल से होता था। Nobility in society was determined primarily by land ownership and material powers। और तीसरा है, पुरोहित वर्ग ब्राह्मण था लेकिन वेल्लालर कृषक समुदाय सर्वोच्च सामाजिक वर्ग में थी। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा कि क्या यहां पर वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में थी? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है। दूसरा, समाज में कुलीनता का निर्धारण मुख्यतः भूमि स्वामित्व और युद्ध कौशल से होता था। बिल्कुल होता था। और तीसरा, पुरोहित वर्ग ब्राह्मण था लेकिन वेल्लालार कृषक समुदाय सर्वोच्च सामाजिक वर्ग में मौजूद होते थे। बिल्कुल सही। ब्राह्मण ज्ञान के रूप में श्रेष्ठ थे लेकिन सामाजिक तौर पर सबसे उच्च कौन थे? कृषक समुदाय, जिसको वेल्लालर कहते थे। इसके अलावा पर असरर, ठीक, ये भी किसान वर्ग में आते थे। और वैसे अलग अलग टाइप के लोग इसमें शामिल थे। 4-5 अलग अलग कैटेगरी थी लेकिन उत्तर भारत की तरह नहीं थी। तो इसलिए यहां पर 2 और 3 सही होगा बी ऑप्शन में। ठीक, पहला वाला स्टेटमेंट छोड़ करके दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। Which statement is incorrect regarding the education system during the संगम period? संगम काल की शिक्षा में व्यवस्था में संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा इसमें ना। पहला स्टेटमेंट है, मंदिर शिक्षा केंद्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। भारत में चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, हमेशा से मंदिर क्या रहे हैं? एक शिक्षा का केंद्र रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, ब्राह्मण्स स्टूडेंट वर सपोर्टेड बाय लैंड कॉल्ड शाला भोग। ब्राह्मण छात्रों को शाला भोग नाम से भूमि पोषित किया जाता था। बिल्कुल सही। ब्राह्मण बच्चे थे शालाओं के, उन्हें शाला भोग दिया जाता था एक जमीन के रूप में। तीसरा, उर संस्थाएं केवल धार्मिक शिक्षण का कार्य करती थी। बिल्कुल गलत। ये उर जो संस्थाएं थी वो पंचायत के लेवल की होती थी। पंचायत के लेवल की, उनका मेन काम क्या था? लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करती थी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की तरह काम करती थी। और डी है, स्त्रियों की शिक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मिलता है। स्त्रियों को यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से शिक्षा की आजादी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए गलत कौन सा है? सी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक श्री विजय इंडोनेशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान से जुड़ा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज एसोसिएटेड विद अ नेवल कैंपेन अगेंस्ट श्रीविजय इंडोनेशिया? विजयालय, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या करिकाल चोल? तो ध्यान रखिएगा, चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो था उसने किसको हराया था? श्री विजय राजवंश को हराया था, जो कि इंडोनेशिया का राजवंश है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बी वाला। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द संगम इकोनॉमी इज इनकरेक्ट? संगमकालीन अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषताएं में से कौन सी गलत है? पहला, ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 1, उरैयूर कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उरैयूर वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड, बिल्कुल सही, यहां पर कॉटन का बहुत बड़ा व्यापार होता था। बी, संगम युग में मुद्रा का प्रचलन बहुत सीमित था, विनिमय प्रणाली अधिक थी। इन द संगम एरा द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी वॉज वेरी लिमिटेड, द एक्सचेंज सिस्टम वॉज मोर प्रेवलेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि यहां पर सिक्कों का प्रचलन हुआ था, जैसे प्रताप एंड फणम या कणम जैसे सिक्के मिलते हैं, लेकिन इनका प्रचलन थोड़ा कम था। बार्टर सिस्टम ज्यादा प्रयोग होता था। और सी है, नदियों के किनारे स्थित कृषि आधारित गांवों को नेथल कहा जाता था। एक्चुअल में जो नेथल शब्द पड़ता है ना, ये नेथल शब्द का मतलब होता है मरु भूमि या रेगिस्तानी भूमि। मरुभूमि या रेगिस्तानी, डेजर्ट लैंड को क्या कहा जाता था? नेथल कहा जाता था। तो कृषि, ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा वाला है ना, क्या है? दी एग्रीकल्चर बेस्ड विलेजेस सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वर कॉल्ड नेथल, ये स्टेटमेंट गलत है। और डी है, समुद्री व्यापार में मुख्यतः बंदरगाहों में पत्तिनिम और मुजरिश प्रमुख थे, ये स्टेटमेंट तो वापस से आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या है 28 का? सी, नेथल वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकम्पैटिबल? निम्न में से कौन सा असंगत है? उर सभा नगरम विरम। उर सामान्य ग्राम सभा सही है। सभा, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सभा होगा। सभा ब्राह्मणों की पंचायत, ये भी सही है। नगरम व्यापारियों की सभा, ये भी सही है। और वरियम युद्ध हेतु सैनिकों की टुकड़ी, ये गलत है भैया। वरियम जो होती थी ये लगभग ग्राम पंचायत जैसा काम करती थी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए बी सी सही है, डी वाला गलत है। 28 का आंसर, 9 का आंसर है डी वरियम, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आज का अंतिम सवाल 30, why is the information about Sangam meeting from the book Iraiyanar Agaporul considered important? इरैयनार अगपोरुल ग्रंथ से संगम सभाओं की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? पहला, यह अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में रचित है। अच्छा। बी, यह प्रथम संगम की मूल रचनाओं का संग्रह है। सी, इसकी भूमिकाओं में तीनों संगमों का व्यवस्थित विवरण मिलता है। और डी, इसमें उत्तर भारत के शासकों का भी वर्णन है। अब देखिए, इट इज रिटन इन दी अशोकास ब्राह्मी लिपि स्क्रिप्ट, ये तो गलत है, ऐसा कुछ यहां पर जिक्र नहीं है। ठीक, एक सेकेंड। बी है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट संगम। इरैयनार अगपोरुल फर्स्ट संगम का कलेक्शन नहीं है, ये तो 8th-9th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए इरैयनार अगपोरुल, उन्होंने ग्रंथ लिखा इसी नाम से, और इसमें संगम वंश का विस्तृत जानकारी मिलती है, संगम काल का विस्तृत जानकारी मिलता है। ठीक, और तो ये वाला तो खैर सही है, सी वाला आंसर के रूप में। इसमें उत्तर भारत के शासकों का वर्णन नहीं है भैया, याद रखना, ऐसा कोई शासकों का जिक्र इसमें नहीं है। डी गलत है।
यह प्रथम संगम के मूल रचनाओं का संग्रह नहीं है और ये वाला भी नहीं है। तो आंसर आएगा 30 का सी। इसकी भूमिका में तीनों संगमों का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी। और ये रहे आपके समक्ष संगम काल के 30 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन भी आपके लिए लाभकारी और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।